वादा है फिर निभाएंगे, कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है। क्या कुछ बातें गोपनीय होती रवि भैया? बता दीजिए डॉक्टर साहब। गोपनीयता भंग नहीं कर सकते डॉक्टर साहब तब भी थोड़ा सा हमारे सामाजिक रूप से समाज को दो टुकड़े में विभक्त कर दिया जनक ध्रुव ने। ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों बन रहा है? कौन बोल रहा है कांग्रेस के समय बन रहा है करके? कौन बोल रहा है? डॉक्टर साहब काम तो कांग्रेस के समय चालू हुआ। गलत बात बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता ऐसा दावा कर गलत बात बोल रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि आज जब अकाल की स्थिति हुई, जब समय पर जब पानी नहीं गिरा तो खेतों में फसल चौपट हो गई है। डॉक्टर साहब 9 मंडियों में 7 मंडियों में अभी तक किसानों ने धान नहीं बेचा है। एक महिला है तो उसको 12,000, 2 महिला है तो 24,000 और 3 महिला है तो 36,000। अब दोनों के जितने मधुर संबंध है उतना मधुर संबंध पुजारी जी के साथ नहीं था। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। बीजेपी के तमाम नेताओं के इंटरव्यू हमने दिखाए। मैं कुल मिलाकर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि डॉक्टर योगी को दिखा दें, और डॉक्टर योगी जो चश्मा पहने हुए हैं, एक तरफ बकायदा कमल फूल का निशान है तो दूसरे तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी गोवर्धन सिंह मांझी जी की फोटो नजर आ रही है। और कुल मिलाकर डॉक्टर योगी घोषणा पत्र लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर योगी पूरी तरह से तैयारी करके हमारे पास पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बकायदा मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं और मैं हमेशा निष्पक्ष इंटरव्यू करता हूं, इसलिए मेरे हाथ में है वादा है फिर निभाएंगे, कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है। डॉक्टर योगी से तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं? नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, वोकल टीवी को मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और अवसर दिया, इसलिए हम आपका आभारी हैं। डॉक्टर साहब बकायदा पूजा पाठ पूरी तैयारी के साथ आए हैं लग रहा है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आज धन्वंतरी भगवान जी का पूजन होता है जो आयुर्वेद के रचयिता हैं और हम सबके स्वास्थ्य के लिए जो आयुर्वेद का ज्ञान हुआ, जहाँ से हम सबकी हृष्ट पुष्ट शरीर और तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य जो हमारा तंदुरुस्त रहता है, उसके जनक हैं आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी के। आज धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। डॉक्टर साहब एक सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब चौक चौराहे में ना जाने ये चर्चा क्यों तेजी से हो रही है कि कुल मिलाकर जब डॉक्टर योगी परेशानी में रहे हैं, गोवर्धन सिंह मांझी अभी जो बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी हैं, उन्होंने खुलकर आपकी मदद की है। डॉक्टर साहब ये भी चर्चा हुई है कि जो कुल मिलाकर धुरवागुड़ी में जो चक्का जाम हुआ था उस दौरान आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया था, लेकिन उस दौरान भी गोवर्धन सिंह मांझी ने आपकी मदद की थी। जो वर्तमान विधायक है दामोदर पुजारी, उन्होंने आपकी मदद नहीं की थी। अब मदद करने के चलते डॉक्टर योगी गोवर्धन मांझी जी के खास हैं। चौक चौराहे पर यह चर्चा होती है। डॉक्टर साहब इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगा। नहीं, आदरणीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी जी ने मेरी हर तरफ से बहुत मदद की है और हम हमारे घरेलू संबंध में और घरेलू और मेरी परेशानियों में भी बहुत खुल कर के बात होती है। इसमें दो मत की कोई बात नहीं है कि उन्होंने हमारा मदद नहीं किया। इवन मेरा न सिर्फ पूरे कांडे किला वासी और जहाँ भी जितने लोगों का 36 लोगों के आसपास एफआईआर दर्ज हुआ था, सब लोग का मदद किया, प्रशासनिक रूप से भी मदद किए। इवन सारे विषय को लेकर के हमने रखा भी था उनके पास जा कर के। मेरा न सही बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके पास जाते हैं और बात रखते हैं, क्षेत्र के जनता जो उनके पास जाते हैं बात रखते हैं, सबका तत्काल प्रभाव से उन्होंने मदद करता है और मदद करते हुए और तत्काल प्रभाव से त्वरित हेतु जो संबंधित अधिकारी हैं उनको फोन लगाते हैं, बात करते हैं और निदान करते हैं। डॉक्टर साहब क्या दामोदर पुजारी ने आपकी मदद नहीं की थी? आपने उन्हें बताया था कि ऐसा मैटर को? नहीं, उनका भी योगदान रहा, ऐसा नहीं है कि योगदान नहीं रहा। उनको भी विषय वस्तु पता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारा विधायक है तो उनको पता है सारे विषय। उन्होंने मदद की थी धुरवागुड़ी केस में आपकी? हाँ, मदद की है, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं करके। उन्होंने भी इस संबंध में बात किए हैं, ऐसा नहीं है। परंतु प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी जी ने डायरेक्टली रूप से वहाँ पर बात किए थे। विषय वस्तु जब बाद में, क्योंकि सारे कांडे किला के लोग और मैं भी वहाँ। डॉक्टर साहब फिर आपके ऊपर बार बार क्यों ये आरोप लगता है, चौक चौराहे पर लोग ये चर्चा क्यों करते हैं डॉक्टर साहब कि आप गोवर्धन सिंह मांझी जी के एकदम करीबी हैं? देखिए, जिनको लगता है वो बोलेंगे ही बोलेंगे और हो सकता है कि हम आपस में जो बातें करते हैं और आपस में जो सुझाव सलाह मशवरा हो और राजनीति में जो आपके आपसी संबंध हैं उनको लोग जो है अलग तरीके से तरोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और एक राजनीतिक
के साथ साथ मैं एक सामाजिक पदाधिकारी भी हूँ। डॉक्टर साहब, समाज ये का चर्चा तो ये भी है डॉक्टर साहब की जब दामोदर पुजारी जी की टिकट काट दी गई और गोवर्धन सिंह मांझी जी को टिकट मिला तो आप सबसे ज्यादा खुश थे। कुल मिलाकर आप जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आप बहुत प्रफुल्लित मुद्रा में थे, लोगों का ऐसा कहना है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उनके प्रति संवेदना है कि उनका टिकट कटा करके, परंतु क्षेत्र में टिकट काटा जाना सही था क्या? अब देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने जो, आप क्या सोचते हैं? मैं तो सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ता हूँ। डॉक्टर योगी क्या सोचते हैं? यही सोचता हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व जो तय किया वो सही किया। मतलब पुजारी जी को टिकट मिलता हार जाते हो? अब मैं हार जीत के ऊपर तो नहीं जाता, परंतु एक क्षेत्र में उदासीनता जो थी वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व में भी इसको भापा। और आपको विधायक का टिकट काट दिया गया, अब वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। अब उन्होंने, आप क्या सोचते हैं? आप भी एक अनुभवी राजनेता हैं, आप क्या सोचते हैं? मैंने आपको बोला कि क्षेत्र की जनताओं की जो उदासीनता है उन्होंने भापा होगा। क्षेत्र की जनता की उदासीनता मतलब? हमारे विधायक ने जो बातें रखी है, जो सुनी है, जो सर्वे हुआ है, क्या सर्वे में क्या आया? अब उसके विषय में तो मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं, आप बता रहे हैं कि क्षेत्र की जनता की उदासीनता, जो विषय समझाइए, स्पष्ट समझाइए। मैं आपको बता रहा हूँ जो विषय खुल करके आया था उस विषय की बात बता रहा हूँ जो प्रकट रूप से हुआ था। क्या विषय आया था? अब इतनी डिटेल में तो क्या कुछ बातें गोपनीय होती रवि भैया, बता दीजिए डॉक्टर साहब। गोपनीयता भंग नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, तब भी थोड़ा सा हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। संगठन के निर्णय सर्वोपरि है। संगठन ने जो निर्णय किया वो सर्वमान्य है, हम उसका सिरोधार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सही प्रत्याशी को टिकट मिला है? बिल्कुल सही प्रत्याशी को टिकट मिला है। मतलब दामोदर पुजारी आपके हिसाब से सही प्रत्याशी नहीं थे? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आपने कहा अभी फट से डॉक्टर साहब आपके मुंह से तुरंत निकला कि बिल्कुल सही प्रत्याशी को टिकट। मैं बोला ना, संगठन जो तय कर दिया वो हमारे लिए सर्वमान्य है, चाहे वो गोवर्धन सिंह मांझी हो, चाहे वो डमरूधर पुजारी हो, क्योंकि डमरूधर पुजारी जी को भी पहले भी मौका मिल चुका है और विधायक रह चुके हैं। गोवर्धन सिंह मांझी जी भैया को भी पहले भी मौका मिल चुका, रह चुके हैं। दोनों के कार्यकाल देखें, दोनों बहुत अच्छे चलाते हैं और वर्तमान में जो समय, स्थिति, परिस्थिति, समीकरण के आधार पर जो टिकट वितरण हुआ है बहुत अच्छा टिकट वितरण। आपके कार्यकर्ता दबी दीवार में ये क्यों कहते हैं, जब दामोदर पुजारी जी 5 साल तक विधायक थे तो उस दौरान डॉक्टर योगी को बहुत ज्यादा, डॉक्टर योगी और दामोदर पुजारी के बीच में दूरी थी, वर्तमान विधायक के बीच में दूरी थी, ऐसा क्यों कहते हैं आपके कार्यकर्ता? अब जो देखे होंगे कहते हैं, उसमें कोई दूरी था क्या डॉक्टर साहब? मुझे तो संगठन के रूप से कोई ऐसा दूरियां नहीं होता, नहीं मान प्रतीत होता। ये कहते हैं कि गोवर्धन सिंह मांझी जी और आप दोनों के जितने मधुर संबंध है उतना मधुर संबंध पुजारी जी के साथ नहीं था। बताइए डॉक्टर साहब। को तो प्रतीत नहीं होता। मैं बहुत सारे वाक्यों को भी आकलन कर रहा हूँ स्वयं अपना। तो ये है कि मेरे आदरणीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी जी के साथ बहुत मधुर संबंध है और मेरे हर सुख दुख में अच्छे से किए। और ऐसा नहीं, क्षेत्रीय संगठन और क्षेत्र के जो भाजपा के संगठन के विषय में कोई बात हो तो आदरणीय गोवर्धन सिंह मांझी जी के अलावा डमरूधर पुजारी जी ने भी बहुत मदद किया है, उनका भी बहुत योगदान है। ऐसा तो फिर मैं तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाऊंगा, ना बता पाऊंगा। टिकट मिलने से, टिकट कट जाने से आप दुखी हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टिकट कट जाने से दुखी हूँ। देखो, ये दुखी अलग होना, टिकट मिलने से उत्साह अलग होना। मैं राजनीतिक पार्टी का एक जिला का, एक मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। संगठन में जितने भी टिकट मांगने वाले लोग हैं सब मेरे लिए बराबर हैं और व्यक्तिगत रूप से आपका संबंध किसी दूसरे नेता के साथ अच्छा है और उनको टिकट मिल जाता है तो स्वाभाविक खुशी दोगुनी होगी। डॉक्टर साहब, हमारे जो सूत्र हैं, उनका नाम नहीं बता सकता, हमारे सूत्र जो ये भी दावा करते हैं कि कुल मिलाकर गोवर्धन सिंह मांझी जी के टिकट के लिए आपने भी लॉबिंग की थी। अब देखिए, जहां जहां हमको बात करने का अवसर मिला हमने बात रखा और जो निर्णय आया वो सर्वोपरि सर्वमान्य है, स्वीकार करते हैं। उसके लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी जी को हम विजयी बनाएं। मतलब आप भी चाहते थे डमरूधर पुजारी जी की टिकट कट जाए? मैं अब डायरेक्टली ऐसी बात तो नहीं कह सकता, परंतु जो सर्वे है, जो आकलन है, जो कार्यकर्ताओं से, मैंने जब लॉबिंग वाली बात कही डॉक्टर साहब, तो फट से तुरंत आप सवाल का जो जवाब देने के लिए कूद गए। लॉबिंग का ये मतलब ये नहीं होता कि मैंने डायरेक्ट जा के मैं बात किया है। लॉबिंग का मतलब होता है कि जब आपसे संगठन अपने हिसाब से पूछ परख करते हैं तो उन विषय पे अपन चर्चा करते हैं। क्या देखिए, एक जिला और युवा मोर्चा और क्षेत्र के नेता होने के नाते, सामाजिक नेता होने के नाते, जिस समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते हर विषय से मेरे से बातचीत होती है, पूछ परख होती है कि क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। आपने कह दिया कि क्षेत्र की जनता पुजारी जी को नहीं चाहती? मैंने ऐसा डायरेक्ट साहब, आप खुद कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, मैंने डायरेक्टली ऐसा किसी चीज के लिए नहीं कहा। डॉक्टर साहब, आप खुद कहते हैं डॉक्टर साहब की मुझे पूछा जाता है, मैं क्षेत्र की भावना, जनता की भावनाओं का कहता हूं। प्रत्यक्ष अगर किसी को बोलूंगा
तो मैं क्यों बोलूँगा प्रत्यक्ष, क्योंकि मेरे लिए तो सब संगठन के सारे नेता एक जैसे ही हैं, क्यों बोलूँगा मैं। आपको मांझी जी ने नहीं कहा था क्या मेरे विषय में वहाँ पे चर्चा कीजिए करके? नहीं कहे थे, बिल्कुल नहीं कहे थे। मतलब मांझी जी ने टिकट के लिए जुगाड़ के चेक नहीं लगाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्टी ने उनको मौका दिया? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक चीज बताइए, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ सिंह मांझी जी को जानते हैं क्या? जी बिल्कुल जानता हूँ। अभी वर्तमान में कौन सी पार्टी में है? अभी वर्तमान में उन्होंने आम आदमी पार्टी से फॉर्म भरा था और अभी उनका नामांकन होने के बाद नाम वापसी कर लिए। अब वो किस विषय से, किन कारण से नाम वापसी किया वो वही जानेंगे। महोदय, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के दबाव में उन्होंने नाम वापसी ले लिया। अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर बीजेपी दबाव देती या बीजेपी बोलती तो खुलकर बीजेपी में आना चाहिए, वहाँ से यहाँ पर आ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। पार्टी के नेता रहे हैं और वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो अभी भी तो आपकी पार्टी में है। अभी मैं सकता हूँ कि एक व्यक्ति पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी के बैनर तले उन प्रवेश लेकर के फॉर्म भरा, उसके बाद नामांकन वापस लिया, किस कारण से लिया, क्यों लिया, इस क्षेत्र की जनता नहीं जानती, ना मैं खुद नहीं जानता, तो मैं अभी कैसे बोल सकता हूँ कि वो हमारे पार्टी में है। आपकी पार्टी में नहीं हो? मैं ऐसा कुछ, अभी मेरे पास आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि और जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। नहीं, खबर तो ये भी है कि नाम वापसी लेने के कुछ घंटे पहले डॉक्टर योगी को जानकारी हो गया था कि वो नाम वापसी ले रहे हैं करके। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है रवि भाई, ऐसा नहीं है। हमको बहुत सारी चीज़ें, गतिविधि पता रहता है, नाम वापसी लेना है नहीं लेना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और हर तरह से पूछ परख करते हैं। आपको कब पता चला उन्होंने नाम वापसी ले लिया? हाँ, उसी दिन ही पता चला जब नाम वापसी लेने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हमको प्रतीत हुआ और बातचीत हुई। तो आप उनके निर्णय को किस रूप में देखते हैं? निर्णय भारतीय जनता पार्टी के हित में है, बहुत अच्छा निर्णय है और कहीं ना कहीं सोई हुई जो बातें हैं उनको अगर मान लो लगी या फिर उनकी परेशानी जिस विषय से भी रही हो, तो उनको जो काम किए वो एक अच्छा ही काम किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है काम हुआ। और मैं भी उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फॉर्म लिया और एक नहीं लड़े चुनाव, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट हो। पार्टी की प्री प्लानिंग तो नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है ना? बिल्कुल पक्का डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ बताइए आप, डॉक्टर साहब, कांग्रेस क्यों डॉक्टर साहब ऐसा आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है? ऐसे में कुल मिलाकर जो बीजेपी जनक ध्रुव बाहरी हैं और गोवर्धन मांझी स्थानीय करके बीजेपी गांव-गांव में जाकर बोल रही है। डॉक्टर साहब आपने भी कहा है, आपका भी एक वीडियो मैंने देखा था, और डॉक्टर साहब के प्रत्याशी हैं गोवर्धन सिंह मांझी जी, वो भी ऐसा जाकर कह रहे हैं। तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कुल मिलाकर मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए इन बातों को लाकर जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रही है, कांग्रेस का आरोप है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, वास्तविकता और सत्यता को कोई नकारा नहीं जा सकता। रवि भाई, आप इस भूमि में जन्म लिए हैं, देवभोग के मिट्टी में आप पैदा हुए हैं, तो आपका स्वभाव, आपका गुण, आपका प्रभाव तीनों अलग रहेगा। और जो व्यक्ति बाहर में जन्म लिया है, बाहर में पला बढ़ा, पढ़ाई किया, सब चीज़ किया, नौकरी करने के सिलसिले में यहाँ आकर रह रहा है, किराए के मकान में शुरू रहा, अभी भी किराए के मकान है कई जगह, तो ऐसे चीज़ों को आप कैसे बता। और क्षेत्र में उनका प्रभाव इतना है नहीं, ना क्षेत्र में रहते हैं, ना कहीं स्थायी घर है उनका, ऐसी स्थिति में आप उनको बाहरी नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछता हूं। और जो भी जिसका बड़ौदा बाजार में सब कुछ है, दिखावा के लिए यहाँ पर आप कुछ रख लिए एक मकान, वो भी अभी लास्ट 6 महीने में कहीं पर किराए के मकान में ऐसा कुछ रह रहे हैं करके मुझे पता चला। डॉक्टर साहब, वो तो उन जनक ध्रुव से तो हमने भी चर्चा की, उनका कहना है कि बरही में बाकायदा मेरा खेत खलियान है, उसके बाद मैनपुर के नाहनबिरी में मैंने घर बना लिया, 10 सालों से मैनपुर के नाहनबिरी में रहता हूँ, उनका ऐसा कहना है। नाहनबिरी के लोग ही नहीं जानते उसको भाई साहब, तो मैं आपको क्या बताऊँ। आप नहीं कहें कि उनके घर चाय पी? बिल्कुल, क्यों जाऊंगा मैं? आपको नहीं बुलाएंगे? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा। जनक ध्रुव को तो, वो तो पार्टी के जो नेता रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेता किस हिसाब से हैं उसको तो क्या बताऊं मैं। एक सामाजिक जिला अध्यक्ष होने के, महाराज समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते जो दंश झेल रहा हूँ जनक ध्रुव के कारण से, वो मैं आपको बयान करूंगा तो आपको भी थोड़ा सा घृणा लगेगा। क्या दंश झेल रहे हैं? महाराज समाज का सामाजिक भवन बनना था,
आज जनक ध्रुव के प्रत्यक्ष कारण से, उसके हस्तक्षेप से सामाजिक भवन अवरुद्ध हो गया है। महरा समाज को 2 भागों में विभक्त करने का एक बहुत पूर्ण योगदान जनक ध्रुव का रहा है। आज सामाजिक रूप से समाज को 2 टुकड़े में विभक्त कर दिया जनक ध्रुव ने। ऐसे लोग को हम महरा समाज के जो मूलतः कांग्रेसी लोग रहे हैं, कांग्रेस को फेवर करते हैं, आज महरा समाज के लोग प्राय सारे लोग जनक ध्रुव का विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार को समाज को तोड़ने वाले और समाज में दखल अंदाजी करने वाले नेता हमें नहीं चाहिए करके सारे समाज के पदाधिकारी और सदस्य लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने आरोप तो लगा दिया जनक ध्रुव के ऊपर। मैं किसी पार्टी के पक्षधीन नहीं, डॉक्टर साहब को पहले बता देता हूं, मैं निष्पक्ष हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आपके पास कोई प्रमाण है? क्या प्रमाण के बेस पे आरोप लगा रहे हैं कि आपका आरोप सिर्फ हवा हवाई है? नहीं, बिल्कुल प्रमाण है। जब हमने कलेक्टर से भी बात किया, अपर कलेक्टर से भी बात किया, एसडीएम से भी बात किया, डायरेक्ट उन्होंने बोला कि आपके जो भवन है उसमें हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है करके। तो मैं ही कहता हूं कि समाज जब किसी कारण से आपने समाज को 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया, एक समाज जो विभक्त हुआ है वो आपका सपोर्टर बन रहा है और दूसरा जो व्यक्ति है वो न्यूट्रल है, तो आप उसके सपोर्टर के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो बहुसंख्यक समाज है उसके साथ आप इस तरह से दुर्व्यवहार कर सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब, भवन को किसी नेता के प्रयास से मिला था क्या भवन? नहीं, हमारे प्रतिनिधिमंडल, हमारे महरा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने स्वयं जा करके प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की थी। उन्होंने स्वीकार किया था, उन्होंने जिला के लिए भवन दिया था। वो आप जिला के हिसाब से आपकी संख्या बहुसंख्यक जहां है वहीं पर बनाने के लिए बोला था। मतलब आप कांग्रेस सरकार की तारीफ करना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस सरकार की तारीफ क्या, हमारा अधिकार हमने मांगा है। तो बीजेपी के समय आपका अधिकार क्यों नहीं मिला आपको 15 साल में? बीजेपी के समय में अधिकार हमने भी उस समय भी मांग किया था। उस समय भी छोटे छोटे सामाजिक मांग क्यों पूरी नहीं हुई? छोटे छोटे भवन मिला था उस समय। आदरणीय भवन क्यों नहीं मिला डॉक्टर साहब? आदरणीय गोवर्धन सिंह मांझी जी ने मुंगझर में भवन दिया है। आदरणीय गोवर्धन सिंह मांझी जी ने 2 स्थानों में और भवन दिया है, महरा समाज के लिए भवन दिया है। डॉक्टर साहब, एक ही बताइए आप, मैंने पहले भी कहा मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं। डॉक्टर साहब, जब मुख्यमंत्री जी ने चाहे वो कांग्रेस सरकार के हों या बीजेपी के हों, जब आपकी बातों को गंभीरता से लिया, आपकी मांगों को उन्होंने पूरा किया, तो क्या आप उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं करेंगे या उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेंगे? हमने आभार व्यक्त कर दिया है उनको मिलने के लिए जब गए थे आभार व्यक्त करने के लिए, हमारे पास वो प्रतिनिधि पूरा मंडल गया था, उन्होंने समुचित टाइम भी नहीं दे पाया हमको। कांग्रेस सरकार कामकाज की तारीफ करती? ऐसा नहीं है। हमारे जाति समस्या का हल करने के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह ने जो पहल किया, यहाँ के वर्तमान सांसद आदरणीय श्री चुन्नीलाल साहू जी ने जो पहल किया, जिसके माध्यम से, जिनके लेटर हेड से हमने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से मिले, दिल्ली में जाकर के 10 दिन तक वहाँ रह करके नेताओं के साथ मिले, और जो हमने अपनी दशा और दिशा बताई, जो स्थिति और परिस्थितियां बताए, उसके परिणाम स्वरूप हमारे नेताओं, अन्य हमारे समाज के लोग ने, अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं हमारा समाज के लोग और यहाँ के प्रतिनिधिमंडल में बार बार दबाव बनाने के बाद, आदरणीय रमन सिंह के पत्र चिट्ठी जानने के बाद हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसका पहल किया और संसद में इस विधेयक को लेकर के हम सबको न्याय दिलाए, जो आज से हम वंचित थे। ये आप जान रहे हैं कि जब से ये 40-50 साल का जो दंश हम झेल रहे थे कि हम किसी वर्ग में नहीं आ रहे थे, आज अनुसूचित जाति के वर्ग में है, एससी कैटेगरी में आए हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर साहब, ये कांग्रेसी क्यों दावा करते हैं कि सीएम भूपेश ने भी बकायदा इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था? देखिए, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको पूछती है, सलाह लेती है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगा भाई कि आप उस सलाह में एग्री दें, क्योंकि आपके पास तो समस्या है। आज देश में 10 से 12 लाख महरा समाज के लोग हैं, तो उनके अधिकारों के तो भी तो आपको रक्षा करना है, ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ऐसी स्थिति में क्यों पहल नहीं किए? भूपेश बघेल के आने के पहले, जब उसको भी समस्या, जब भूपेश बघेल विपक्ष में थे तो महरा समाज के बहुत सारे लोग ने उनसे मिला था, तब वो आते ही ये समाज के लिए क्यों पहल नहीं किया? ये प्रश्न उठता है ना। आज जब बन गई बातें और समाज को उनका अधिकार मिल गया, तो आज आप श्रेय लेने के लिए बात कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, तमाम मुद्दों को लेकर अच्छे जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल का और जवाब दे दीजिए आप। डॉक्टर साहब, चूंकि 15 सालों से यहाँ पर बिरला नवागढ़ में आपका विधायक है, तो डॉक्टर साहब मैं 15 उपलब्धि जानना चाहूंगा 15 साल का।
15 उपलब्धि के बारे में मैंने बहुत बार आपसे नहीं चर्चा डॉक्टर साहब बातों को घुमाए, गोल गोल ना घुमाइए। डॉक्टर साहब उपलब्धि बताइए। मैं आज घोषणा पत्र के उपलब्धि डॉक्टर साहब मैं घोषणा पत्र के विषय में बात करूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सवालों से क्यों भाग रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्यों सवालों से भाग रहे हैं बताइए। 15 उपलब्धि बताइए डॉक्टर, बातों को गोल गोल ना घुमाइए, उपलब्धि बताइए। बिल्कुल बताता हूँ। बताइए सबसे उपलब्धि। पहले ये जो रोड आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे, एक जिला मार्ग था, आज जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। साहब ये आपके बीजेपी के समय क्यों नहीं बना? कांग्रेस के समय ही ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों बन रहा है? कौन बोल रहा है कांग्रेस के समय बन रहा है करके? कौन बोल रहा है? डॉक्टर साहब काम तो कांग्रेस के समय चालू हुआ। गलत बात बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता ऐसा दावा कर रहे हैं। गलत बात बोल रहे हैं। ये नेशनल हाईवे का काम है और राष्ट्रीय लेवल से काम होता है, केंद्रीय सरकार का इसमें स्वीकृति होता है। और ये आज से नहीं, आप पिछले धवलपुर के उस पार से देखने चले जाइए, वो पिछले विगत साल भी बना है। आप गरियाबंद के उस पार देखने चले जाइए, गरियाबंद से रायपुर कैसा रोड बना हुआ है। आपकी विधायक की उपलब्धि है। भाजपा सरकार के समय बिल्कुल विधायक ने भी प्रयास किया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं भाजपा सरकार के काम शासन में बना है। जो पुलिया है तेल नदी के ऊपर बना है, भाजपा सरकार के शासन में बना है। एक पुलिया जो बन रहा है और वो ठेकेदार की उदासीनता के कारण से अभी भी बन रहा है, निर्माणाधीन है, वो भी भाजपा सरकार है। वो भी बन जाएगा तो बहुत सारे लोगों को वहां पर उपलब्धि और आवागमन के पुलिया की बात करते हैं तो अपने कार्यकाल में आपने उसे पूरा क्यों नहीं करवाया? हमारे कार्यकाल में हमने पूरा करने की पुरजोर कोशिश किया था, पर ठेकेदार को किसी वित्तीय परेशानी या फिर किसी उसके घरेलू या स्वास्थ्य परेशानी होने के कारण से पूर्ण नहीं। डॉक्टर साहब आपके मुख्यमंत्री की अधिकारी नहीं सुनते थे? नहीं, बिल्कुल सुनते थे, कैसे नहीं सुनेंगे। आपने कहा कि पुरजोर प्रयास किया था, मतलब क्या होता है इसमें? नहीं बिल्कुल सुनते थे, ऐसा नहीं है। और आप बोल सकते हैं कि जब टेंडर जारी होता है, टेंडर बनाने के लिए प्रक्रियाधीन रहता है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि टेंडर में कुछ अगर मान लो कुछ आता है विषय, तो ठेकेदार जो है उसमें समय मांगता है। डॉक्टर साहब 2 उपलब्धि फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैंने आपको बताया इतनी सारी उपलब्धि, 13 उपलब्धि और बचा। 13 उपलब्धि और आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने रोड के लिए गांव-गांव को कनेक्टिविटी दिलाया है। PMGYS के माध्यम से हमने रोड को बनाया है। कंटिन्यू रखिए, बताइए। और यहाँ के पंचायत को अच्छे काम दिया है, गारंटी, रोजगार गारंटी के तहत काम को बढ़ावा किया है। तो वो तो केंद्र सरकार की योजना होती है, तो कांग्रेस सरकार के समय का है क्या? धरातल लेकर बोल रहे हैं, है ना। कोविड काल में अभी हमने केंद्र सरकार की बात बता रहा हूँ, फ्री में चावल बांटा है। तो राज्य सरकार ने बांटा? नहीं, राज्य सरकार कहा। मैं ये बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपके पास उपलब्धि गिनाने के लिए चीजें ही नहीं है, आप बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। गोल गोल घुमाने की कोई बातें नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने आपको पूछा विधायक की उपलब्धि बताइए। विधायक की उपलब्धि बता रहा हूँ। आप कहा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब जब मैंने आपको विधायक की उपलब्धि पूछा तो आप क्या कहते हैं? कोविड काल में हमने चावल बांटा। डॉक्टर साहब ट्रेन को आप सीधी पटरी में ले जाइए ना। हमारे जो क्षेत्र में आज जो विद्युत मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, ये भाजपा सरकार की देन है। कांग्रेस कहते हैं हमारी देन है। गलत बात बोल रहे हैं। 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय श्री रमन सिंह जी की सरकार थी, और उन्होंने उसके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ है और जिसका आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं यहाँ के पॉलिटिक्स कांग्रेस के नेताओं को, जब विधायक के रहते हुए एक जिला पंचायत के अध्यक्ष जाकर के उसका लोकार्पण और भूमि पूजन करती है। शर्मनाक राजनीति है। कहाँ का? इंदिरा गांव का। तो ये शर्मनाक राजनीति है। क्षेत्र के विधायक को वरीयता देना था। प्रशासन को भी बोलता हूं, मैं आपको और बात बताता हूं, यहाँ प्रशासन की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि मैं क्या बताऊं। आपको बताऊंगा तो आप इस आपके लोकल टीवी के माध्यम से, वोकल टीवी के माध्यम से खुलासा करना चाहता हूं। इस चुनाव का डिक्लेरेशन होने से पहले, आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले, कांग्रेस सरकार ने हर मंडी के अध्यक्ष का मनोनयन किया था, जो आज तक बरकरार है। सबसे बड़ा चुनाव के समय में आचार संहिता का उल्लंघन है। ना तो यहाँ के प्रशासन उस ओर ध्यान दे रही है, ना सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। ये सबसे बड़ा, आज चुनाव को इन्हीं लोग, मंडी के जो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, इन्हीं लोग प्रभावित कर रहे हैं। मैं तो कलेक्टर को भी ये बात बता चुका, हमारे बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं के व्यवहारिक रूप से हुआ, जो इस प्रकार के मनोनयन को, जो बिना निर्वाचन के हो, जो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक डोमेन का विषय हो, जहां पर हमेशा दोनों पक्ष को लग रहते हैं, उसको आज तक के बरकरार रखना, ये चुनाव को प्रभाव करने वाला विषय है। इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। इसको तत्काल इनके जितने भी अध्यक्ष हैं तत्काल पदच्युत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ही यहां पर अध्यक्ष बने जितने मंडी है खोले गए हैं।
डॉक्टर साहब चलिए, आप उपलब्धि नहीं बता पाए, हम बातों का आगे बढ़ते हैं। आपने मान लिया कि आप उपलब्धि नहीं बता पा रहे। मैंने बताया उपलब्धि भाई। डॉक्टर साहब मात्र आप 4 उपलब्धि बता पाए। मैं 4 उपलब्धि बताया, मैं और भी बहुत सारी उपलब्धि बता सकता हूँ। कब बताएंगे? नहीं, लेकिन अभी मैंने देखो, मैं जो विषय लेकर के बैठा हूँ आपके, डॉक्टर साहब आप घर जाएंगे, पूरी तरह से तैयारी करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब जाके उपलब्धि बताएंगे। मैंने जो इस क्षेत्र की जो बातें हैं उस बात को मैंने रखा। हमारे नहरों का जाल बिछा हुआ है हमारे शासनकाल में, जगह जगह पंपों, सौर पंप का, ट्यूबवेल का, पानी के सिंचाई का, ये सारे कहाँ पे पानी की सिंचाई की व्यवस्था है डॉक्टर साहब देवभूमि ब्लॉक में, बताइए तो। नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जगह जगह सौर ऊर्जा। डॉक्टर साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप हवाई बात कर रहे हैं, आपको पता है? बोले, क्या पता है? डॉक्टर साहब आज मैं आपको बता दूं कि आज जब अकाल की स्थिति हुई, जब समय पर जब पानी नहीं गिरा तो खेतों में फसल चौपट हो गई है। डॉक्टर साहब 9 मंडियों में, 7 मंडियों में अभी तक किसानों ने धान नहीं बेचा है। आप कहां की बात करते हैं डॉक्टर साहब? सिंचाई योजना कहां पे सिंचाई योजना, बताइए डॉक्टर साहब। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो ट्यूबवेल का निर्माण हुआ था, कांग्रेस शासनकाल में 0 हो गया है। मैं आपको एक बात और कहां है डॉक्टर साहब ट्यूबवेल, कहां है डॉक्टर साहब? जिन्होंने आवेदन दिया है, आप देखिए, मैं बता रहा हूँ 5 साल का बहुत बड़ा गैप होता है। जिस गति से भारतीय जनता पार्टी के समय में एक ट्यूबवेल निर्माण का काम चल रहा था, उस गति से आज भी चलता तो ये कृषक लोग को जो परेशानी 8 केंद्रों में आज तक के धान खरीदी नहीं हुई है, ये परेशानी देखने को नहीं मिलता। मैं तो यही बोलूंगा कि ये भूपेश बघेल की सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार कहती है, ये तो सबसे बड़ा किसान विरोधी सरकार है। योगी जी 15 साल तक तो आपको भी मौका मिला, आपने किसानों के किसान हितैषी को ध्यान में रख के, किसान हित को ध्यान में रख के क्षेत्र के लिए क्या किया डॉक्टर साहब आप लोगों ने? हमने जितने भी हमारे पास आवेदन आए, चाहे वो बोर खनन के लिए हो, चाहे सौर ऊर्जा के लिए हो, कृषक के संवर्धन के लिए हो, हमने और जो अनुदान की राशि हमने बांटी है। और डॉक्टर साहब धरातल पर वो काम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? धरातल पर कहाँ है वो काम? बिल्कुल देख रहे हैं, आप जा करके देख सकते हैं। मेरे पास आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा होता तो मैं बताता। डॉक्टर साहब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया, आप कहते हैं मेरे पास आंकड़ा नहीं है। ये तो डॉक्टर साहब ये तो द्विअर्थी बातें कर रहे हैं। स्पेसिफिक फिगर की बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं जेन्युइन बात करता हूँ रवि भाई, हवाई बात नहीं करता। चाहे 1 बना हो 2 बना हो, मैं उस बात को बोलना चाह रहा था, परंतु मैंने आपके सवाल ये होंगे वो होंगे मुझे ये पता नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के समय में, सरकार के समय में जो सौर ऊर्जा का खनन हुआ, जो सौर बोर का खनन हुआ, वो 4 साल 5 साल में कहीं पर दिख नहीं रही है। कांग्रेस के समय भी तो हुआ क्या? नहीं हुआ है। कांग्रेस के लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं हुआ है। चलिए डॉक्टर साहब घोषणा पत्र में आते हैं जल्दी से, चलिए क्योंकि समय हो रहा है। डॉक्टर साहब मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र पकड़ा हूँ, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है ना आपको? हाँ बिल्कुल। इसमें लिखा है डॉक्टर साहब वादा है फिर निभाएंगे। डॉक्टर साहब इसमें ये कह रहे हैं कि पहले की तरह इस बार भी होगा कर्ज, किसानों का कर्ज माफ। कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में लिखा है डॉक्टर साहब कि 2018 में कांग्रेस सरकार बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए कर्जा हमने माफ किया था। इस बार भी कांग्रेस सरकार बनते ही इसी का कर्जा माफ करेंगे। डॉक्टर साहब कांग्रेस कह रही है हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बीजेपी कर्ज माफ के विषय में क्या कहती है, थोड़ा बताइए। भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफ के विषय में जो हमने वादा और संकल्प दिया है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हमने किसानों का कर्जा माफ के लिए स्थान पर हमने 2 साल का जो बकाया बोनस है उनको रखा है। एक एवरेज किसान, इस क्षेत्र के किसान के जो राशि माफ होने की आता है, कोई 20,000 लिया, कोई 10,000 लिया है, ऐसा, तो वो 2 साल के बोनस राशि में वो माफ हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी धान की खरीदी 3100 रुपये 21 क्विंटल प्रति एकड़ के रूप से कर रही है, जो एक किसान का 1 एकड़ के प्रति 65,100 रुपये का लागत के जो भुगतान होना है, एक मुश्त पंचायत भवन में एक ही दिन किया जाना है। और कांग्रेस के नेता क्यों आप पे व्यंग कसते हैं, कहते हैं कि जब आप लोगों ने 21 रुपए जब आप लोग नहीं दे सके तो 31 रुपए कहां से देंगे? देखिए, अगर हमने बोनस नहीं दिया और बोनस नहीं देने के कारण से क्षेत्र की जनता हमसे नाराज हो गई, तो उसका हमको परिणाम मिल चुका है। हम उसके लिए माफी मांगते हैं और इसी चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और वादा किया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दिया है
कि 25 दिसंबर को जब ये सरकार का गठन हो जाएगा, आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्माण हो जाएगा, तो 25 दिसंबर को आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस पर सारे के सारे किसानों के खाते में 2 साल का बकाया 2016-17, 2017-18 का बकाया का राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पक्का पक्का वादा। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, कांग्रेस कह रही है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ की हम धान खरीदेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि पहले राज्य सरकार 15 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी करती थी, इस वर्ष से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू हो गई है, उनका कहना है। डॉक्टर साहब आप लोग 21 क्विंटल कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार, आपके जो पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर जी, उनके बयान को याद दिलाकर ये कहते हैं, अजय चंद्राकर जी ने मीडिया में उस समय कांग्रेस के नेता का ऐसा दावा है, खैर उस बयान को तो मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने मेरे भी इंटरव्यू में कहा है, जब कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम इतना धान खरीदेंगे, तो आपके जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर कुल मिलाकर एक व्यंग कसते हुए कहा था कि खेतों में कितना धान होता है आपको पता है क्या। तो अब कांग्रेस व्यंग कस रही है आप लोगों के ऊपर, जब अजय चंद्राकर जी इतनी बड़ी बात कहते हैं, तो जब खेतों में उस समय जब उतना धान का उत्पादन नहीं हो रहा था, तो 21 क्विंटल धान का उत्पादन अचानक कैसा हो जाएगा? कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है। डॉक्टर योगी जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, आज हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो 2 फसल लेते हैं, लेकिन हर जगह में 2 फसल खरीदी की व्यवस्था नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी तर्ज पर जब खरीफ विपणन का फसल और रबी विपणन का फसल जब हो जाए और उनको एक बार आपको बेचने को होता है, नवंबर से जब धान खरीदी चालू होता है, तो उनके पास जो धान के स्टोरेज रहेंगे वो अपने किसान भाई अपने धान को तो पूर्ति करके बेच सकते हैं। क्यों? उसका कमाया हुआ है, उसका मेहनत का फल है, उसको लाभ मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पे कर रही है। आपके पूर्व मंत्री ने ऐसा बयान दिया था क्या कभी? नहीं, ऐसा उनका बयान आया था या नहीं आया था मुझे उसकी जानकारी नहीं है, परंतु मेरा जो तर्क है वो किसान के प्रति उनके कठोर परिश्रम और मेहनत को देखते हुए मैं बात करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई। आप यहां भी देख लीजिए, लोग बोर में ग्रीष्मकालीन फसल लेते हैं, पर उसका कहीं पर मंडियों में धान खरीदी होता है क्या? आप देखे हैं क्या? कभी नहीं देखे हैं ना। तो किसान जाएगा कहां या कम रुपए में क्यों बेचेगा? तो धान आप लोगों ने भी नहीं किया था। नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन इस बार तो हम कर रहे हैं। अगर धान को स्टोरेज करके रखेंगे तो हम 21 क्विंटल में खरीदेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये सत्ता का आप लोगों को ऐसा लालच हो गया है कि आप लोग उनके घोषणा पत्र का नकल करके सत्ता में आना चाह रहे हैं। रवि भाई, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पहले आया है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र पहले लॉन्च की, इसको देख करके कांग्रेस ने नकल किया और 3100 की जगह उन्होंने जो कम देना था 3000 के रुपए, जो वार्तालाप चल रही थी, वो 32 कर दिया। उनको डर लगने लग गया कि कांग्रेस हार रही है। भाजपा के घोषणा पत्र बहुत जोरदार घोषणा पत्र आया है, जिसमें महिलाओं के लिए 12,000 प्रति माह, एक महिला अगर किसी के घर में एक महिला है तो उसको 12,000, 2 महिला है तो 24,000 और 3 महिला है तो 36,000 महतारी वंदना योजना के अंतर्गत जो आने वाली है, ये मोदी जी की गारंटी है। भूपेश सरकार ने गैस में तो सब्सिडी दिया है 500 रुपए, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र कहता है कि हम सरकार में आएंगे तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। सरकार में आने के लिए 500 में देंगे? ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, फिर अभी आपके जब केंद्र में जब आपकी सरकार बैठी है तो गैस सिलेंडर का क्या रेट है, आप बताइए। नहीं, अभी 1100 के आसपास चल रही है। अभी 1100 के आसपास चल रही है, और सरकार आ जाएगी तो 500 में देंगे? बिल्कुल देंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो लालच वाली बात हो गई। लालच, जनता को लालच दो और फांसने का काम कर रहे हैं आप। लालच भूपेश बघेल की सरकार 2018 के चुनाव में बहुत दे चुकी है। जनता को इतने मूर्ख बनाए कि अभी भी 36 वादे में 6 वादे भी पूरा नहीं हो पाए, पूरे 30 वादे पड़े हुए। ये लालच कहता है। मैं आपको बताऊं उसके में जो उन्होंने स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करने की बात कही थी, किसानों माताओं को और वृद्धाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया था, शराबबंदी करने का वादा किया था, और जितने भी अनियमित कर्मचारी उनको नियमित करने का वादा किया था, आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। ये छल करके, ये लालच दे करके सरकार बनाया है। इस सरकार को, लबरा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, मोदी जी के गारंटी के तहत भारत के छत्तीसगढ़ के जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दे करके भूपेश बघेल को उसकी
किए हुए वादा को मुकरने के लिए, गंगा जल की झूठी कसम खाने के लिए उसका परिणाम दिखाएगी। डॉक्टर साहब चलिए सवाल जल्दी, एक सवाल को मैं बाकायदा उन सवालों में सभी को मैं मिला देता हूं और आपको एक सवाल पूछता हूं, इसके जवाब जल्दी से देंगे आप, क्योंकि समय होते जा रहा है। डॉक्टर साहब, सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में इन बातों को जिक्र किया गया है। तेंदुपत्ता का प्रति बोरा 6,000 रुपये और 4,000 रुपये सालाना बोनस भी दिया जाएगा। भूमिहीनों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। अब धान का मिलेगा 3200 रुपये क्विंटल। डॉक्टर साहब, बिजली फ्री 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, इनका कैसा कहना है। डॉक्टर साहब, घोषणा जो गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। डॉक्टर साहब, जो 17.5 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे, इनका ऐसा कहना है। डॉक्टर साहब, लघु वनोपजों की एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपये किलो, इनका ऐसा कहना है। डॉक्टर साहब, जो अब 10 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिलेगा, इनका कैसा कहना है। डॉक्टर साहब, जब भी किसी का दुर्घटना होता है तो इलाज मुफ्त किया जाएगा, इनका ऐसा कहना है। डॉक्टर साहब, तीवरा पर भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी, इनका ऐसा कहना है। योगी जी, परिवहन व्यवसायियों के होंगे कर व कर्ज माफ, इनका ऐसा कहना है। डॉक्टर साहब, नए 700 नए रीपा का होगा निर्माण, इनका ऐसा कहना है। अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल, इनका ऐसा कहना है। डॉक्टर साहब, सवालों को सुनते जाइए ध्यान से, जवाब आपको देना है। डॉक्टर साहब, स्व सहायता समूह का भी होगा कर्ज माफ, इनका ऐसा कहना है। डॉक्टर साहब, जातिगत जनगणना कराई जाएगी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिक्र है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण जो युवाओं के लिए कांग्रेस ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है कि युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% की सब्सिडी दी जाएगी। और अंत में डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस ने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन बातों को शामिल किया है। इन बातों का जल्दी से डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर सभी बातों का, मैंने कुल मिलाकर आपको एक ही साथ सभी बातों का जिक्र करते हुए सवाल पूछा है, सभी का जो डॉक्टर साहब फटाफट जवाब चाहूंगा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। मैंने आपको एक बात, आपने बोला कि नकल किया, भूपेश बघेल बोल रहे हैं। भूपेश बघेल हमारा नकल किया है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पहले आई, जिसमें युवा उद्यमियों के लिए रोजगार डेवलपमेंट करने के लिए 50% सब्सिडी के साथ लोन दिया जाने का व्यवस्था बनाया है। ये नकल है, बिल्कुल नकल है। और महिलाओं के लिए जो 12,000 महतारी वंदना की योजना के अंतर्गत देने का वादा किया था, जो तेंदुपत्ता है प्रति बोरा मानक की है, भारतीय जनता पार्टी जो 5,500 उसका बोरा का राशि है और 4,500 रुपए उसका बोनस दे रही है। उसके साथ साथ वो चरण पादुका योजना को फिर से लागू करेगी। जो तेंदुपत्ता संग्राहक के भाई बहनी हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा हितैषी हैं, सबसे ज्यादा कारगर है, सबसे ज्यादा राशि देने वाला योजना है। आपको मैं बता दूं, केजी टू पीजी तो भारत में शिक्षा व्यवस्था फ्री है। केजी जो 12वीं तक के, और केजी पीजी करने क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, जो भी 12वीं के बाद कॉलेज में छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जाएंगे, बस का ट्रैवल अलाउंस उनको दिया जाएगा उनके खाते में। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोग पढ़ने जाने के लिए ज्यादा परेशान होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है। और महिलाओं के जो लिए है, स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करने का भूपेश बघेल ने पिछले बार भी घोषणा किया था, आज तक पूरा नहीं हो पाया, वादा से मुकर गए। ये लबरा सरकार ने लबारी मार करके ठग दिया। और भूमिहीन कृषक को, भूमिहीन जिसका मजदूरी करते हैं, भूमिहीन मजदूर को हम हर माह हर साल 10,000 रुपए देंगे। जिनके पास खेती नहीं है, या उनके पिता के नाम से खेत है, उनके बेटे के नाम से खेत नहीं है, वैसे मजदूर को हर साल 10,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मैं आपको कहता हूं कि एक 5 एकड़ के रखने वाला व्यक्ति, किसान 1 एकड़ के प्रति 5 एकड़ जिसका जमीन है और 5 एकड़ में कृषि कर रहा है, तो उसका सालाना इनकम 3,25,000 रुपए के आसपास बैठेगा। और उसके घर में 3 महिलाएं हैं तो इंक्लूड कर दी 36,000। ऐसी स्थिति में ये पार्टी की जो घोषणा पत्र आई संकल्प पत्र के नाम से, मोदी जी के गारंटी के नाम से, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। छत्तीसगढ़ में जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं उसका क्रमोन्नति का काम होने वाला है, उसमें घोषणा पत्र में है। जो डीए है, भूपेश बघेल ने वादा किया था पर आज तक के डीए को नहीं दिया है। डीए को हम केंद्र के तर्ज पर रखेंगे। यहाँ के युवाओं के लिए जो उद्यमिता के क्षेत्र में आपको बता दी कि 50% है बोनस के, 50% सब्सिडी के साथ हम लोन दे रहे हैं। तो ऐसे 57-58 पेज की जो हमारी घोषणा है, संकल्प है, जो मुख्य बिंदु को मैं आपके पास रखा हूं। भारतीय जनता पार्टी एक महिला से लेकर के एक पुरुष, एक बाल से लेकर के एक वृद्ध और
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए चहुओर दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा और ये संकल्प मोदी जी के गारंटी के लिए रखा है, क्योंकि भूपेश सरकार ने जो वादा किया था वो सारे मुकर गई। भूपेश सरकार ने कहीं पर इसको पूरा नहीं किया। मैं आज बता रहा हूं, आज हम लोग जैसे भी पंचायत सचिव, आपने सुना होगा, जैसी सरकार बनेगी पंचायत सचिवों को नियमितीकरण करने की हमने संकल्प लिया हुआ है। हम सारे वर्गों को देखें, मितानिन लोगों का 50% जो राशि है, अब मितानिन लोगों को 50% राशि और बढ़ा करके दिया जाएगा। जो अभी वर्तमान में जो राशि है, आया बाई का जो आशा दीदी है उनके लिए एक योजना लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उसको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और उसका लाभ दिया जाएगा। और विशेषतः अगर कोई विशेष बीमारी होता है तो मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत भी उसे विशेष सुविधा दिया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए, चाहे स्वास्थ्य को हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कृषि हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे महिला हो, चाहे बालक हो, उनके लिए समुचित रूप से समग्र और समृद्धशाली विकास के लिए छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान और नई विकास में ले जाने के लिए ये घोषणा पत्र माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की योजना के तहत लॉन्च की है। और इसका मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 में 100% पालन होगा। क्षेत्र की जनता, बिंद्रानवागढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ लेकर के आ रही है। हमारे आदरणीय विधायक गोवर्धन सिंह मांझी जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए सब संकल्पित हैं। अब देखते जाइए कैसे हम हमारे चुनावी जो वादे हैं और हमारे जो बातें हैं हम जनता तक लेके जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, लोगों में पड़ रहा है प्रभाव, और हम यहाँ पर से विजयी होकर पूरे छत्तीसगढ़ में विजयी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, बिंद्रानवागढ़ कितने मतों से जीत रहे हैं? मैं आपको एक आकलन बताया था, बिंद्रानवागढ़ के 50 के आसपास हम लोग मतों से विजयी होंगे। 50,000 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कितनी सीटें लाएंगे छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में मेरा एक स्वयं मेरा खुद का एक एनालिसिस है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 52 से 55 सीट के आसपास आकर के सरकार बना रहे हैं। मात्र 52 से 55? मात्र 52 से, मेरा खुद का आकलन है। हम लोग 52 से 55 सीट में अपनी सरकार बना रहे हैं। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत आकलन है, जो मैंने तरह तरह की बातें और तरह तरह की क्षेत्रों से जो संपर्क किया है। मैं पार्टी की तरफ से, पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ हम विजयी होंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। तो ये थे भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप। तमाम मुद्दों को लेकर हमने उनसे बातचीत की, घोषणा पत्र को लेकर उनसे सवाल जवाब किए। डॉक्टर योगी का कहना है कि इस बार बिंद्रानवागढ़ फिर से बीजेपी जीत रही है। इनका कहना है, इनका दावा यह है कि इस बार हम लोग बिंद्रानवागढ़ 50,000 मतों से जीत रहे हैं और कुल मिलाकर 50 से 55 सीटों के साथ हम सरकार भी बनाने जा रहे हैं। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज का ऐसा दावा है। ऐसे में डॉक्टर योगी के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।